एक स्ट्रैटेजी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम्म, हार्ड वर्क आपने कर लिया, बहुत कर लिया, हम्म। बट अगर वो एक राइट डायरेक्शन में नहीं है, एक राइट स्ट्रैटेजी के साथ नहीं किया गया है, तो वो हार्ड वर्क ऐसा हो सकता है कि वो आपको रिजल्ट्स ना दे। Very good evening, everyone. My name is Shubham Singhania, and I am your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2 Commerce and Management. बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से ऐसे होंगे जिनके दिमाग में होगा कि सर हमने तो डिस्टेंस से मास्टर्स करी हुई है, क्या हम यूजीसी नेट जीआरएफ क्वालिफाई कर पाएंगे? सो टुडे आई हैव अ वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट. आई हैव मिस कृतिका रस्तोगी. शी हैज क्वालिफाइड हर जीआरएफ इन कॉमर्स और आज हम इनसे बात करने वाले हैं. एंड आई एम वेरी श्योर कि जो भी आपको सेल्फ डाउट्स होते हैं लाइफ में कि पता नहीं हमने डिस्टेंस से करी है, हम रेगुलर कॉलेज नहीं गए, हमें वो प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला, पता नहीं हम एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं. सो कृतिका इज वन सच एग्जाम्पल जिन्होंने ये सारे बैरियर्स को, ये सारे मिथ्स को ब्रेक डाउन किया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टियस्ट कांग्रेचुलेशंस कृतिका एंड वेलकम टू थैंक द यू चैनल. सर। थैंक यू सर। कृतिका, फर्स्ट टेल मी कि आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा एंड अभी इस बारे में भी बात करेंगे दैट यू हैव आल्सो जॉइंड योर पीएचडी. सबसे पहले मुझे बताइए कि आपको कहाँ से ये ख्याल आया, कहाँ से ये इंस्पिरेशन आई दैट आई वांट टू गेट इनटू टीचिंग? सर, व्हेन आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन, तो मेरी इंक्लिनेशन थी कि मुझे अपना करियर एकेडमिया में बनाना है। तो ग्रेजुएशन हो गई, फिर उसके बाद आई अप्लाइड इन दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर पीजी। फिर उसके बाद लाइक कोविड स्टक एंड एवरीथिंग हैपेंड, हम घर पे रह गए और ज्यादा बाहर जाने का या ज्यादा कॉन्टैक्ट्स या इन सब का मौका नहीं मिला ज्यादा। तो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड टू टुक अप अ जॉब फॉर द टाइम बीइंग, सो दैट कि जॉब भी रहेगी साथ साथ एंड साथ साथ मैं प्रिपेयर भी कर पाऊंगी, बिकॉज बेबी स्टेप्स हमें लेने होते हैं अपने गोल की तरफ पहुंचने के लिए। तो जॉब के साथ साथ ही मैंने नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। और जैसे ही आई वाज एबल टू क्लियर जेआरएफ, तो आई डिसाइडेड कि अब टाइम आ गया है कि अपनी गोल की तरफ बढ़ना चाहिए। सो आई took a step forward towards like taking admission in a college for PhD. फैंटास्टिक. कृतिका, थोड़ा सा अपना टाइमलाइन के साथ बता दीजिए कि ग्रेजुएशन कहाँ से करी, कब करी, कौन से ईयर में खत्म करी, फिर जॉब कहाँ करी, कब अपनी प्रिपरेशन शुरू करी आपने नेट जीआरएफ के लिए, ताकि एक स्टूडेंट्स को ब्रॉड आइडिया लग जाए आपकी जर्नी के बारे Okay, sir. Sir, I have pursued my graduation from Delhi University, BCom honors from Shahid Bhagat Singh College in 2019. I finished my graduation in 2019. में. And in 2019 itself, मैंने School of Open Learning से अपना MCom start कर दिया था. So, and this ended in 2021. तो एमकॉम के साथ साथ मैं नेट का देख रही थी कि मुझे नेट देना है एंड आगे का ऐसा रहेगा सीन। बट फिर कोविड एंड ऑल की वजह से आई डिसाइडेड टू टुक अप द जॉब समवेयर रिलेटेड टू माय फील्ड। तो मैंने ईवाई में जॉब की है फॉर अराउंड 2 इयर्स एज एन एडवांस्ड ऑडिट एसोसिएट। साथ ही साथ मैं ईवाई में जॉब करने के साथ साथ मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। इनिशियल मंथ्स में तो आई डिसाइडेड कि देख लेती हूँ कि क्या क्या आ रहा है एंड अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेती है, बिकॉज जो नोट्स है वही काम आएंगे आगे। तो मैंने इनिशियल मंथ्स में अपने नोट्स प्रिपरेशन पे काम किया एंड जब मेरे नोट्स प्रिपेयर हो गए तब मैंने प्रॉपर्ली स्टडी करना शुरू किया। एंड इन 2022 एग्जाम पोस्टपोन हो रहा था काफी। इट वाज सपोज टू बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ जून, बट एग्जाम होते होते सितंबर हो गया था। तो वो मेरे केस में एक एडवांटेज था, बिकॉज मैंने उसी ईयर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी एंड ज्यादा कुछ प्रिपरेशन मेरी नहीं हुई थी। बट जैसे जैसे एक्सटेंड हुआ टाइम, मुझे टाइम मिलता गया एंड मैं कॉन्फिडेंस के साथ गई एग्जाम देने। तो इन माय वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने अपना नेट क्लियर कर लिया था। फिर मेरा नेक्स्ट गोल यही था कि अब नेट हो गया है तो जेआरएफ भी हो जाना चाहिए। फर्स्ट टाइम में इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी कि जेआरएफ हो पाए, बट सेकेंड अटेम्प्ट में मैं जेआरएफ के गोल से गई थी, बट कुछ परसेंटाइल की वजह से आई अगेन मिस जेआरएफ और मेरा नेट ही हुआ था। फिर आई डिसाइडेड कि जॉब के साथ थोड़ा मुश्किल लग रहा है, अब मुझे अपनी पूरी एनर्जी पूरा टाइम डिवोट करना है जेआरएफ के लिए। तो मैंने अपनी जॉब छोड़ी एंड 2 मंथ्स के लिए मैंने प्रॉपर एकदम स्टडी की है। 13 मार्च को हमारा रिजल्ट आया था, 13 अप्रैल को। एंड 14 अप्रैल को मैं बुक्स लेके बैठ गई थी, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्टली 2 मंथ्स थे, 13 जून से एग्जाम स्टार्ट होने थे। तो मैंने जो जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन की है वो विदाउट जॉब की।
फैंटास्टिक। आई थिंक कृतिका इट हैज बीन वंडरफुल जर्नी, बिकॉज़ मैं समझ सकता हूँ कि जब आप एक अटेम्प्ट देते हो, दूसरा अटेम्प्ट देते हो, जेआरएफ नहीं यस क्वालीफाई सर। होता, तो इट इज़ स्ट्रेसफुल आल्सो। बट आई थिंक आपने अपने काम को मेंटेन किया, आपने अपने पेशेंस को मेंटेन किया, आपने सही टाइम पे डिसीजन लिया कि बिकॉज़ आई अंडरस्टैंड कि जब आप जॉब कर रहे हो, आप बिग 4 ईवाई जैसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, जहाँ पे टाइम डेडलाइन्स बहुत ज़्यादा होती हैं, आपको यस सर। टारगेट्स मीट करने होते हैं, आपको उसके साथ बैलेंस करना, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क, टाइम मैनेजमेंट करना। तो आई थिंक आपने बहुत सही डिसीजन लिया कि अब मुझे अपने करियर की तरफ आगे बढ़ना है, तो जॉब को थोड़ा सा हॉल्ट देके 2 महीने प्रिपरेशन करते हैं, एंड आई थिंक यू हैव कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। डजंट मैटर आपको 3 अटेम्प्ट लगे, बट नाउ यू आर अ जेआरएफ क्वालिफाइड इन कॉमर्स, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। थैंक यू सो मच सर। कृतिका, मैं ये जानना चाहूंगा कि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनसे मैं बात करता हूँ, जिनके दिमाग में ये रहता है कि सर हम इस समय जॉब ले लेते हैं और जॉब के साथ प्रिपरेशन करते हैं, आपको क्या स्पेसिफिक चैलेंजेस आ रहे थे? ऑफ कोर्स एक टाइम तो होगा ही, बट साथ-साथ आपको क्या-क्या चैलेंजेस आ रहे थे जॉब के साथ प्रिपेयर करने में? और क्या कुछ एडवांटेजेस आपको मिले उस पर्टिकुलर प्रोफाइल से? उसके बारे में कुछ बताइए। ओके। सर टाइम मैनेजमेंट तो रहता है बिकॉज़ यू आर सपोज्ड टू वर्क फुल टाइम इन अ पर्टिकुलर जॉब। हुँ, तो पढ़ाई के लिए टाइम निकालना इज़ अ बिट डिफिकल्ट टास्क। हुँ, तो मेरे लिए ये एक बड़ा चैलेंज था कि मुझे एक डे में क्या-क्या करना है। हुँ, मैंने अपने टारगेट्स बनाए थे कि मुझे अपने नोट्स पे काम करना है, कि मुझे इतने टॉपिक्स आज खत्म कर लेने हैं। हुँ, सपोज़ मैं इंटरनेशनल बिज़नेस अभी पढ़ रही हूँ, तो उसके हुँ, 5 टॉपिक्स खत्म कर देने हैं। हुँ, तो ये सारी चीज़ें थी कि टारगेट्स काफ़ी सारे थे, टाइम कम था और वो ऐसा होता था कि एक दिन में वो टारगेट्स पूरे नहीं होते थे। तो हुँ, लगता था कि आज के जो टारगेट्स बनाए वो अकम्प्लिश नहीं हुए, क्योंकि हुँ, नोट्स के साथ-साथ पढ़ाई भी करनी रहती है। सिर्फ हुँ, नोट्स बनाने से तो कुछ भी नहीं होता। हुँ, जब तक मैं उनको रिवाइज़ नहीं करूँगी, थॉरोली कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं करूँगी, तब तक उसका कोई यूज़ नहीं है। तो हुँ, ऐसा होता था कि कभी-कभी पूरा डे हो जाता था, मैं नोट्स तो बना लेती थी बट उसका रिविज़न नहीं कर पाती थी। हुँ, तो वो मुझे नेक्स्ट डे करना पड़ता था, तो नेक्स्ट डे मेरा थोड़ा स्लो हो जाता था हुँ, कि पेंडिंग वर्क अगर मैं उसको नेक्स्ट डे तक लेके जा रही हूँ, तो ये वाले चैलेंजेस थे। हुँ, तो एंड आल्सो आई यूटिलाइज़ माय टाइम इन बिटवीन द लंच टाइमिंग्स एंड हुँ, एवरीथिंग। एंड जब थोड़ा ऑफ था, जब ज़्यादा वर्क प्रेशर नहीं था, तभी मैं दिन में अपना टाइम यूटिलाइज़ कर लेती थी वॉचिंग वीडियोज़, रिविज़न हुँ, एंड थोड़ा बहुत पीवाईक्यूज़ की क्वेश्चन्स कैसे पूछ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा मैं पढूँ। हुँ, तो ये वाले challenges थे। And if I talk about my job profile, so it was related to audit and tax. हुँ, And both the things are related to my field of interest, finance. हुँ, So yeah, जैसे like I was supposed to prepare financial statements of my हुँ, clients. हुँ, So ये सारी things थी। हमारा अकाउंट जैसे सब्जेक्ट है, तो वो सारी हुँ, चीजें उधर हो रही थी। मुझे प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल रहा था चीजों का, हुँ, तो वो हेल्पफुल था मेरे लिए। तो समहाउ जो भी आप पढ़ रहे थे या जो भी आप काम कर रहे थे अपने ऑफिस में, उसका आपको बेनिफिट भी मिल रहा था आपकी प्रिपरेशन यस के। सर। यस सर। ठीक है। कृतिका, अब टाइम आ गया कि मैं चाहूँगा कि आप स्टूडेंट्स को बता दें कि आपका थर्ड अटेम्प्ट में परसेंटाइल क्या था? और अगर आप रैंक रिकॉल कर पा रहे हैं या आपने रैंक कैलकुलेट करी है तो उसके बारे में भी बताइए। Okay. Sir, in my third attempt, I was able to secure 99.9 percentile in commerce. और मैंने अपनी रैंक भी कैलकुलेट की। आप कर सकते हैं अपने आप भी एक रैंक कैलकुलेट, तो मैंने भी करके देखी थी, तो माय ऑल इंडिया रैंक वाज 38 ओह, फैंटास्टिक! आई सीए। थिंक 30th रैंक इज़ अ ह्यूज रैंक एंड मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस कृतिका फॉर थैंक सिक्योरिंग यू दैट सर। वंडरफुल रैंक। थैंक यू। कृतिका, आप बात करते हैं आपकी प्रिपरेशन के बारे में। ऑफ कोर्स इट हैज़ बीन अ 3 अटेम्प्ट जर्नी, वेरी चैलेंजिंग। बट क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी? क्या सोर्स ऑफ मटेरियल था जिसको आप प्रेफर कर रहे थे? पहले पेपर 1 के बारे में बता दीजिए, कैसे तैयारी करी आपने, और फिर पेपर 2 कॉमर्स के बारे में बता दीजिए। ओके। तो सर जैसा कि मैंने अभी बताया कि मेरा जो फर्स्ट टारगेट था वो ये था कि मैं सारे जितने भी लाइक जो नेट इशू करता है सिलेबस, हुँ, डिटेल सिलेबस फॉर हुँ, पेपर 1 एंड 2, मैंने उसका प्रिंट आउट निकाल के अपनी अलमीरा पर लगा लिया था। हुँ, एंड ऐसे मैंने टारगेट्स बनाए थे कि एक दिन में मुझे एक पेपर 1 का एक सब्जेक्ट लेके चलना है एंड एक पेपर 2 का सब्जेक्ट लेके चलना है। हुँ, सपोज़ मैं रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ रही हूँ एंड साथ-साथ इंटरनेशनल बिज़नेस पढ़ रही हूँ। तो मैं हुँ, दोनों के 3-3 4-4 टॉपिक्स यूट्यूब की शॉर्ट वीडियोज़ से देख-देख के उनके नोट्स बनाती थी। हुँ, आपके चैनल ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया उसमें, बिकॉज़ आपकी जो वीडियोज़ थी वो ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं थी। मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स। हुँ, एंड तो वो टाइम सेविंग भी था एंड नोट्स मेकिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल था।
तो मैंने सबसे पहले माय गोल वाज कि मैं अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखूं एंड सब कुछ एक प्रॉपर वे में कर लूं, बिकॉज थोड़ा ऑर्गेनाइज रहती हैं चीजें तो वो आगे हेल्प करती हैं आपका टाइम टाइम सेविंग में। तो माय फर्स्ट टारगेट वाज दिस। तो जब मेरे नोट्स प्रिपेयर हो गए उसके बाद आई स्टार्टेड लुकिंग आफ्टर पीवाईक्यूज, बिकॉज पढ़ तो लिया है, अब कैसे नेट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वो देखना था कि यूजीसी में क्या पूछा जा रहा है। तो मेरा सेकंड टारगेट ये था कि मैं थोड़ा आइडिया रखूं कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और मुझे फर्दर जो अपना रिवीजन करना है वो किस डायरेक्शन में करना है। तो सेकंड स्टेप वाज दैट। तो जब नोट्स बना लिए, उनको पढ़ना शुरू कर दिया जैसे यूजीसी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट स्टार्ट किए थे। मॉक टेस्ट के बाद फिर उसके बाद तो फिर फर्स्ट अटेम्प्ट वाला एग्जाम ही आ गया था एंड सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने अपना रिवीजन ही स्टार्ट रखा है एंड थर्ड अटेम्प्ट में मैंने प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा फोकस किया है, बिकॉज मुझे लगा कि मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, बस प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए मुझे। तो थर्ड अटेम्प्ट वाज ऑल अबाउट माय प्रैक्टिस एंड अ प्रॉपर रूटीन। आई थिंक बहुत ही डिटेल तरीके से कृतिका ने बता दिया है कि सबसे पहले इन्होंने, अगर मैं समराइज करने की कोशिश करूं, पहले कंसेप्ट क्लियर किए, फिर पास्ट ईयर क्वेश्चन देखे, फिर इन्होंने मॉक्स लगाए या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए अलॉन्ग विद द रिवीजन। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, आपको कृतिका ऐसा नहीं लगता कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि वो नोट्स तो बना लेते हैं या शायद वो कंसेप्ट तो पढ़ लेते हैं, लेकिन वो इनफ प्रैक्टिस नहीं करते या इनफ मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। तो इसके बारे में आप यस सर। स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे, बिकॉज आप उस जर्नी से गुजर चुके हैं। सर प्रैक्टिस इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज अगर हम प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आवर माइंड गेट्स प्रिपेयर्ड हम्म, कि ओके ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा उस टाइम पर। हम्म, तो अगर मॉक टेस्ट हम सॉल्व कर रहे हैं तो वी आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग आवर माइंड कि हम्म, अगर कैसी भी सिचुएशन आती है तो आवर माइंड कैसे, हमारा माइंड रिएक्ट करेगा उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, हम्म, कैसे हम टैकल करेंगे, कैसे हम सोचेंगे। तो ये चीज मॉक टेस्ट से ही आती है। प्रैक्टिसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ तो सब कुछ लिया है बट अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं होगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो बहुत सारे लोग बैठते हैं, बहुत सारे लोगों को सब कुछ आता भी होता है, बट अगर हमें क्वेश्चंस टैकल ही करना नहीं आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है। आई थिंक कृतिका बहुत ही ब्यूटीफुली आपने समअप किया, बिकॉज पॉइंट क्या है कि आपने पहले कितना भी पढ़ लिया हो, अगर आप वहां पे एग्जाम सेंटर पे जाके जो 3 घंटे का एग्जाम है वहां पे एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते हैं, तो जो यस। भी आपने पढ़ा है सारा बेकार है। तो अल्टीमेटली अगर आप प्रैक्टिस जितने ज्यादा करके जाएंगे, जितने मॉक्स ला के जाएंगे, उतना ज्यादा आपको आसानी होगी इन ऑर्डर टू टैकल द एग्जाम इन द एग्जाम सेट। तो आई थिंक यू डिड इट वंडरफुली कृतिका। कृतिका, मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि पास्ट ईयर पेपर्स की क्या इंपॉर्टेंस है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास कॉल आता है, आज भी सुबह आया था। वो एक बात कहते हैं कि सर हमें किसी ने बताया कि 4-5 साल के पास्ट ईयर लगा के चले जाओ और जीआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। आपने तो 3 बार एग्जाम दिया है, तो आई एम श्योर आपके एक्सपीरियंसेस काफी वेरीड है इन टर्म्स। तो आपका क्या टेक है इस चीज को लेकर या इस कमेंट को लेकर कि क्या लास्ट 4-5 साल के पास्ट ईयर लगाने से जीआरएफ क्वालिफाई हो जाता है? सर आई थिंक कि पीवाईक्यूज सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, प्रैक्टिसिंग मॉक्स इज इक्वली इम्पोर्टेंट। बट ये भी नहीं है कि हम सिर्फ मॉक्स कर लें एंड पीवाईक्यूज को इग्नोर कर दें, बोथ आर इम्पोर्टेंट बट मॉक्स ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। पीवाईक्यूज काइंड ऑफ लाइक जब हम प्रिपरेशन मोड में हैं, जब वो वाली स्टेज चल रही है तब पीवाईक्यूज का रोल आता है, क्योंकि वो हमें बताते हैं कि एक्चुअली क्वेश्चंस आते कैसे हैं या एग्जामिनर इसके क्लोज में कैसे जा सकता है, लाइक किसी टॉपिक के आसपास कैसे सोच सकता है एग्जामिनर, वो चीज हम एनालाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पीवाईक्यूज। तो पीवाईक्यूज अगर स्किप कर दे हम तो थोड़ा प्रिपरेशन की जो डायरेक्शन है वो अलग डायरेक्शन में आ जाती है। तो पीवाईक्यूज इस सेंस में हेल्प करते हैं, बट solely depending on PYQs is not enough for clearing JRF. MCQs इस मॉक टेस्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि वो हमें प्रिपेयर करते हैं कि नए क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। अब जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि पीवाईक्यूज लाइक चांसेस होते हैं कि रिपीट हो जाएं या वो कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाए, बट हर बार ऐसा नहीं होता है। हर अटेम्प्ट में यूजीसी न्यू क्वेश्चंस ऐड ऑन करता है, स्पेशली इस अटेम्प्ट में। यहाँ तो पीवाईक्यू से रिलेटेड बहुत ही कम था, इतने डिटेल्ड क्वेश्चंस थे, काफी काफी कंसेप्चुअल चीजें थी जो अगर पीवाईक्यूज करके कोई जाएगा तो वो उसके लिए काफी डिफिकल्ट होगा उन क्वेश्चंस को टैकल करना।
तो मॉक टेस्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो हमें तैयार करते हैं कि आगे क्या आ सकता है, हम कैसे किसी सिचुएशन में उस चीज को टैकल करते हैं, वो एमसीक्यू सिखाता है। आई थिंक बहुत ही अच्छी चीज है। और यहाँ पे एक और चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि अगर आप पास्ट ईयर्स लगा भी लोगे, स्टिल मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ, मुझे 5-6 साल हो गए स्टूडेंट्स को गाइड करते हुए, कि हर अटेम्प्ट में कम से कम 20 से 30% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बाउंसर्स की तरह होते हैं, जो स्टूडेंट्स को नहीं आते होते। तो अगर आप सिर्फ पास्ट ईयर लगा के चले जाओगे तो आपका जो मेंटल फ्रेम होता है वो इस तरीके का होता है कि जो हमने पढ़ा है हम वही सॉल्व कर सकते हैं। अगर कुछ आउट ऑफ द हम्म। बॉक्स क्वेश्चन आ गया, या लेट से कोई असर्शन रीजनिंग आ गया जो किसी ऐसे टॉपिक से जो आपने नहीं पढ़ा था, जिसे मैं हर बार हॉट्स कहता हूँ, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, तो आप हम्म। अगर आपको मॉक्स लगाने की प्रैक्टिस नहीं होगी, या अगर आपको पास्ट ईयर के सिवाय कोई नए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की आदत नहीं होगी, तो आप इन क्वेश्चंस को टैकल ही नहीं कर पाओगे। आप उस समय एंजाइटी में आ जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करें। तो आई थिंक पास्ट ईयर्स लगाइए, बट पास्ट ईयर्स का पर्पस ये है कि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ वो क्वेश्चन अगर हम लगा के जाएंगे, सिर्फ पास्ट ईयर लगा के जाएंगे, तो हम पिछले साल के लेवल पे ही रहेंगे। और हर साल जो एनटीए है, यूजीसी है, वो लेवल बढ़ा रहा है। सो हाउ आर यू गोइंग टू टैकल द लेवल जो नेक्स्ट बार आने वाला है? सो आई थिंक एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पास्ट ईयर भी देखिए और मॉक्स भी लगा के जाइए। कृतिका, अब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा होगा। मुझे ये बताइए कि हर स्टूडेंट के कुछ चैलेंजेस होते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें उसको कम टाइम लगता है, मजा आता है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें उसको ज्यादा टाइम लगता है। तो मैं सब्जेक्ट्स नहीं पूछूंगा, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी अप्रोच क्या थी, मतलब कैसे आपने आइडेंटिफाई किया कि ये मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, ये मेरे वीक सब्जेक्ट्स हैं। पहले आपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को कवर किया, पहले आपने वीक सब्जेक्ट को कवर किया, कैसे टैकल किया इस सिचुएशन? ओके सर, मैं सब्जेक्ट्स को दो क्राइटेरिया में डिवाइड करती हूँ। एक जो थ्योरी बेस्ड होते हैं, एक जो प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं, लाइक अकाउंट्स, टैक्सेशन, इस टाइप के सब्जेक्ट्स। तो मेरा माय स्ट्रॉन्ग पॉइंट इज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। तो मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में हमेशा से मेरा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है वो। तो मेरी अप्रोच ये थी कि जो मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं मैं उनको बाद में कवर करूं, क्योंकि वो तो मुझे आता ही है। तो पहले मैंने यही किया कि जो मुझे नहीं आता है, लाइक इंटरनेशनल बिजनेस, इन माय ग्रेजुएशन डेज मैंने इंटरनेशनल बिजनेस नहीं चूज की थी। आई ऑलवेज टुक सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू फाइनेंस। तो आईबी मैंने नहीं पढ़ा था ग्रेजुएशन डेज में, बट इन माय पीजी मैंने आईबी पढ़ा था। तो आई स्टार्टेड विद आईबी क्योंकि वो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था, एंड उसमें वेरियस थ्योरीज एंड एवरीथिंग वाज देयर। तो मैंने जो मेरा डिफिकल्ट एरियाज थे उनसे स्टार्ट किया। और इवन जब मैं अपना रिवीजन स्टार्ट करती थी तभी मैं ऐसे ही करती थी कि जो मेरे डिफिकल्ट एरियाज हैं, जो मुझे थोड़े से टफ लगते हैं सब्जेक्ट्स, मैं उनसे स्टार्ट करूं, सो दैट मेरा माइंड थोड़ा रिलीव रिलीव हो जाए कि अच्छा टफ वाला पार्ट निकल गया है, अब तो इजी पढ़ना है, अब तो तुम कर लोगी। तो थोड़ा मैं डिफिकल्ट साइड को पहले करती थी, उसके बाद जो मेरे कंफर्ट एरियाज होते थे उनको मैं आराम से करती आई थिंक बहुत ही अच्छी अप्रोच है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए शायद ये डिफिकल्ट होता होगा कि सब्जेक्ट वाइज आइडेंटिफाई करना कि कौन सा मेरा इजी सब्जेक्ट है, कौन सा मेरा डिफिकल्ट है। बट अगर हम प्रैक्टिकल और थ्योरी में स्प्लिट कर दें, तो आई थिंक आपका काम आसान हो जाता है, क्योंकि इतनी साल की स्टडीज में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, हर स्टूडेंट को इतना तो आइडिया लग ही जाता है कि उसका थ्योरी स्ट्रॉन्ग है या फिर प्रैक्टिकल। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा अप्रोच है एंड स्टूडेंट्स को डेफिनेटली यूज इट। कृतिका, मेरा नेक्स्ट सवाल अब ये है कि अब आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, आप अपने अपनी कॉर्पोरेट जॉब का भी एक्सपीरियंस ले लिया है, आपका नेट जेआरएफ भी क्वालिफाई हो गया है। सो अब आपने पीएचडी में भी एडमिशन ले लिया, जो मैं ऑलरेडी बता चुका। तो आपने नेट जेआरएफ के बाद कैसे अपनी प्रिपरेशन शुरू करी, रिसर्च प्रपोजल की या फिर टॉपिक खोजने की? किस तरीके से प्रिपेयर किया, क्या सोर्सेज यूज किए, और अल्टीमेटली कैसे अपना प्रपोजल बनाया, उसके बारे में एक डिटेल्ड हमें स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बता दें। थी। ओके सर। सर, जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट क्लियर हुआ था, तभी आई स्टार्टेड थिंकिंग कि अब मुझे अपने प्रपोजल पे काम करना चाहिए, बिकॉज अच्छी यूनिवर्सिटीज, अच्छे कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई करना है तो प्रपोजल इज इम्पोर्टेंट। तो मैंने अपने प्रोफेसर्स की गाइडेंस ली, आई इवन कॉल्ड यू, एंड मैंने आपके आपकी जो वीडियोस हैं, आप शॉर्ट वीडियोस बहुत सारी अपलोड करते रहते हैं जो काफी कुछ सिखाती हैं, जो हमें एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नहीं पता होता। तो मैंने आपकी वीडियो को रेफर किया था, एक रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड थी। उसमें स्टेप वाइज सब कुछ था कि कैसे क्या क्या करना है। तो सबसे पहले मैंने आइडेंटिफाई किया कि मेरे माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो ये मुझे पता था कि मुझे फाइनेंस पसंद है।
अब फाइनेंस में भी काफी सारी चीजें होती हैं, पब्लिक फाइनेंस होती है, बिहेवियरल एंड एवरीथिंग। मुझे पब्लिक फाइनेंस में इंटरेस्ट था, टैक्सेशन में इंटरेस्ट था। तो मैंने अपना जो प्रपोजल है वो टैक्सेशन पे बनाया। फिर मैंने टॉपिक तो मुझे इंस्टेंटली हिट किया था कि इस पे बना सकते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले लिटरेचर रिव्यू मैंने नहीं किया। टॉपिक मुझे हिट कर गया था। जब मुझे टॉपिक मिला तो मैंने सोचा अब देखती हूँ कि इस पे क्या क्या रिसर्चेस हो चुकी हैं। टॉपिक न्यू होना चाहिए, टॉपिक कुछ अच्छा होना चाहिए। तो जब मैंने लिटरेचर रिव्यू स्टार्ट किया तो मुझे कुछ कुछ रिसर्चेस उसके अराउंड दिखी। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपना टॉपिक थोड़ा सा फिर थोड़े से वेरिएशंस किए उस टॉपिक में एंड अपना प्रपोजल स्टार्ट कर दिया। तो प्रपोजल्स में कुछ कुछ हेड्स होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो स्टेप वाइज मैं करती गई। एक यूनिवर्सिटी थी, उसका मेरा उसके लिए मैं शॉर्टलिस्ट हो गई थी और मुझे आई वाज सपोज टू गिव द इंटरव्यू विद माय रिसर्च प्रपोजल, प्रॉपर प्रेजेंटेशन देनी थी। तो मैंने अपना प्रपोजल 2 डेज में बनाया। तो वो काफी हेक्टिक था। मैं पूरे पूरे दिन बैठ के मैंने काफी सारी रिसर्च की कि ये कहाँ से लाऊं, वो कहाँ से लाऊं। तो ये एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन स्टेप बाय स्टेप वो होता चला गया। तो प्रपोजल मैंने फर्स्ट टाइम बना तो लिया और मैंने प्रेजेंट भी कर दिया और वहां पे उनको मेरा आइडिया सही भी लगा। बट बाद में मैंने रियलाइज किया कि इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, तो मैंने बाद में भी अपने प्रपोजल में 2-3 बार चेंजेस किए हैं। फिर मैं इंस्टीट्यूट्स में गई हूँ अपने रिसर्च प्रपोजल को लेकर। आई थिंक बहुत अच्छी बात है कि जब आप एक पहला ड्राफ्ट, एक रफ ड्राफ्ट बना लेते हैं और उसके बाद जैसे जैसे आप लिटरेचर रिव्यू करते जाते हैं, जैसे जैसे आप और रिसर्च पेपर्स पढ़ते जाते हैं, आपको आइडिया लगता जाता है, तो आप डेफिनेटली इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। बट अच्छी बात क्या है कृतिका कि आपने बहुत जल्दी शुरुआत करी। आपने पहली बार नेट एग्जाम क्वालिफाई करके ये रियलाइज कर लिया कि यार अगर मुझे पीएचडी में एडमिशन लेना ही है तो मुझे रिसर्च प्रपोजल पे काम करना शुरू करना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल जेआरएफ का वेट करते रहोगे और उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, जैसे अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स खुले हुए हैं, मेरे पास रेगुलर कॉल्स आते हैं कि सर अब 2 दिन बचे हुए हैं, हमें रिसर्च प्रपोजल बताना है, हमें कुछ भी नहीं आता। सो आई थिंक स्टार्ट अर्ली करना बहुत जरूरी है, दैट इज द फर्स्ट थिंग, ताकि आपके पास सफिशिएंट टाइम रहे लिटरेचर रिव्यू करने का, पढ़ने का। बिकॉज ये कोई जरूरी नहीं है कि हर बार एकदम से टॉपिक आपको हिट हो जाएगा। कई बार क्या होता है आप थोड़ा सा लिटरेचर रिव्यू करते हो और आपको टॉपिक का आइडिया लग जाता है। कई बार क्या होता है आपको 50-100 रिसर्च पेपर्स पढ़ने के बाद भी नहीं आइडिया लगता। सो आई थिंक स्टार्ट जल्दी करना जरूरी है और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप अप्रोच अगर आप फॉलो करेंगे तो ऑफकोर्स एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल बन ही जाएगा। कृतिका, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने कहाँ कहाँ अप्लाई किया था, कहाँ कहाँ से आपको कॉल आई, मतलब कहाँ कहाँ आपका सिलेक्शन हो गया और अब आपने कहाँ ज्वाइन किया? ओके सर। सर, जब फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नेट क्लियर हुआ तभी आई स्टार्टेड अप्लाइंग इन कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट्स। तो मैंने सबसे पहले बिट्स पिलानी में अप्लाई किया था एंड दैट वाज द वेरी फर्स्ट कॉलेज जिसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सब कुछ मेरे लिए बहुत अर्ली था, बहुत ओवरवेलमिंग था। एंड एट दैट पॉइंट मैं जॉब में भी थी, तो एंड आई नीडेड टू सर्व माय नोटिस पीरियड एंड दे वर आस्किंग मी टू कि आप तुरंत ज्वाइन कर लो, तो वो थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाया। तो एक बिट्स पिलानी ऑप्शन था। उसके बाद आई अप्लाइड इन अ स्टेट यूनिवर्सिटी फ्रॉम माय स्टेट, दैट वाज लखनऊ यूनिवर्सिटी। आई वाज आल्सो सेलेक्टेड इन दैट। एंड फिर जून का मार्च एंड अप्रैल का टाइम आया एंड फॉर्म्स ऑफ आईआईटीज एंड एवरीथिंग वर देयर। तो मैंने आईआईटीज में अप्लाई किया था बिकॉज मेरे पास जेआरएफ नहीं था, तो मैं आईएम्स में नहीं अप्लाई कर पाई। बट मैंने आईआईटीज में किया था बिकॉज दे एक्सेप्ट स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड नेट ओनली आल्सो। तो आईआईटीज में आई अपीयर्ड इन इन द इंटरव्यू प्रोसेस ऑफ आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई एंड आईआईटी खड़गपुर। तो मैं इंटर शॉर्टलिस्ट हो गई थी इंटरव्यू के लिए, बट इंटरव्यूज मेरे नहीं क्लियर हुए। बट मैंने एक्सपीरियंस लिया तीनों इंस्टीट्यूट से। उसके बाद आई अप्लाइड इन टू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, वन इज FIIB and another one is Vanasthali University that is in Jaipur. I was able to crack the process of both the universities and now I have decided to join Vanasthali University for my PhD further. फैंटास्टिक। तो आई थिंक जहाँ पे आप नहीं भी सिलेक्ट हुए आईआईटीज में, वहां भी आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिल गया होगा, कुछ ना कुछ Yes सीखने sir, मिला होगा, जिसने आपको हेल्प किया बाकी जगह सिलेक्ट होने में। yes sir, definitely. ठीक है कृतिक, आप थोड़ा सा ब्रीफली स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि टॉपिक चुनते हुए वक्त या फिर रिसर्च प्रपोजल की प्रिपरेशन करते समय या फिर कॉलेजेस या फिर इंस्टीट्यूट में अप्लाई करते समय, ठीक है, किन छोटी छोटी चीजों का उनको ध्यान रखना चाहिए प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? Okay.
सर, इन ऑर्डर टू अप्लाई इन अच्छे इंस्टीट्यूट्स, आपके पास रिसर्च प्रपोजल तो इन हैंड होना ही चाहिए, बिकॉज जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो आप वो रिसर्च प्रपोजल मांगते ही मांगते हैं। एंड बिट्स पिलानी एंड आईआईटीज, इन सब ने ही इसी बेसिस पे आप मुझे शॉर्टलिस्ट किया कि मेरा रिसर्च प्रपोजल क्या है, मेरा टॉपिक क्या है, उसके बेसिस पे ही वो शॉर्टलिस्टिंग करते हैं, फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। तो रिसर्च प्रपोजल, एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल, एक प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल जिसमें सारे हेड्स हैं, इंक्लूडिंग लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च, सारी चीजें थी। तो सर, वो था, रिसर्च प्रपोजल बहुत जरूरी है। उसके बाद most of the institute they took their own written entrance exam। तो मैंने एंड सारे ही इंस्टीट्यूट में एग्जाम दिया है। अच्छे इंस्टीट्यूट में दे आस्क फॉर लाइक questions that are more of practical in nature, like related to finance। अच्छे खासे questions आते हैं related to calculation of share price and everything, and taxation से भी questions आते हैं। तो रिटन एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना इज इम्पोर्टेंट। अगर आप जेआरएफ हैं तो आई थिंक ये वाला जो पार्ट होता है ये आप स्किप कर सकते हैं, आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू जा बोर्ड, सकते हैं। राइट। हाँ, बट अगर आप नेट हैं तो आपको इस प्रोसेस से भी निकलना होता है, आपको उनके रिटन एग्जाम के लिए जाना होता है। तो आईआईटीज में तो दे वर टेकिंग प्रॉपर रिटन एग्जाम, उन्होंने प्रॉपर कुछ टॉपिक्स दिए थे एंड हमें उस पे ऐसे लिखने थे। तो आईआईटीज में ऐसे सिस्टम रहता है। बाकी एमसीक्यूज रहते हैं, मोर ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप इन नेचर। यहाँ पे आईआईटीज में सब्जेक्टिव थे, तो इनके लिए भी पढ़ना होता है। रिसर्च प्रपोजल वगैरह कर दिया, लेकिन एंट्रेंस के लिए भी, उसके लिए भी अलग से पढ़ना रहता है। फिर इंटरव्यू आता है, इंटरव्यू में भी अगर आप फर्स्ट टाइमर हो तो आप, ऐसा हो सकता है कि आप वहां जाके डर जाओ, क्योंकि पैनल बहुत बड़ा सा बैठा होता है एंड थोड़ा होता है कि सबके फेसेस को देख के डर सा लग जाता है। बट इंटिमिडेटिंग है जैसे थोड़ा सा, जैसे, एक्सपर्ट्स होते हैं वो। हाँ, हाँ, हम्म, बट इफ यू आर गुड इन योर एरिया, और अगर आपके कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं आपके एरिया में, तो डरने की कोई भी बात नहीं है, बिकॉज वो उसी से पूछते हैं, कहीं कुछ बाहर से नहीं पूछते। एंड फ्रेंडली भी रहते हैं। तो बस यही है कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए, तो जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसके बेसिक्स तो एक्सपेक्टेड है, आपको पता ही होने चाहिए, बिकॉज बेसिक्स ही पूछते हैं, कोई भी ऐसे टेक्निकल क्वेश्चंस वहाँ नहीं पूछता है। वो यही टेस्ट करते हैं कि आपके बेसिक्स कैसे। आई थिंक बहुत ही अच्छे से, बहुत डिटेल में आपने पूरा प्रोसेस बताया। कृतिका, अब क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स होंगे जो आपकी वीडियो को देखेंगे और इंस्पिरेशन भी लेंगे और साथ साथ दिसंबर 2023 एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे, तो उनको क्या टिप देना चाहेंगे आपकी, उनको किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? सर, मुझे लगता है एक स्ट्रैटेजी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। हार्ड वर्क आपने कर लिया, बहुत कर लिया, बट अगर वो एक राइट डायरेक्शन में नहीं है, एक राइट स्ट्रैटेजी के साथ नहीं किया गया है, तो वो हार्ड वर्क ऐसा हो सकता है कि वो आपको रिजल्ट्स ना दे। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाएं, जो भी आपके गोल है, नेट है या फिर जेआरएफ है, तो उसके बेसिस पे स्ट्रैटेजी अगर प्रॉपर बने कि मुझे ऐसे ऐसे पढ़ना है, इतना इतना डेली करना है, ये मेरे टारगेट्स है, इस टाइमलाइन में मुझे इतना काम कर लेना है, मतलब ऐसा मैंने किया एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ। तो आई पर्सनली बिलीव ये जो लास्ट 2 मंथ्स थे जिसमें मैंने जो अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो की है, इसी में मुझे रिजल्ट्स दिए। फैंटास्टिक, आई थिंक बहुत अच्छी बात बोली। और हर इंसान को अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनानी चाहिए। एक ब्रॉड स्ट्रैटेजी तो हम बता ही देते हैं, बट आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या हैं, आपको कितना टाइम मिल रहा है, आपके क्या लेवल ऑफ कंसेप्ट्स आपने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखे हैं, वो सब बहुत मैटर करता है। So I think Kritika, it has been wonderful talking to you. So first of all, heartiest congratulations once again, and thank you for sparing your time, Kritika. And I wish you all the best for your future endeavors and PhD. थैंक यू सो मच सर। So that was all, viewers. I hope you enjoyed this video. अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और अगर आपको लगा कि कृतिका की जो स्टोरी थी वो इंस्पायरिंग थी, तो आप प्लीज को ग्रैच भी कर सकते हैं, उन्हें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग द वीडियो।